सभी लोग को प्रणाम है, नमस्कार है, स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। तो क्या हालचाल, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करिए, है ना। और बताइए साउंड क्लियर आ रही है? साउंड क्लियर है? एक बार साउंड क्लियर बताइए, साउंड क्लियर है? एक बार बताया जाए साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? आप लोग को साउंड अच्छे जा रही है? हेलो सर, हमारा सारथी बैच में 718 ऐड हो गया है। कुछ पैसा उधार से लोग लौटा नहीं रहे हैं, नहीं कॉल रिसीव कर रहे हैं, नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। प्लीज मेरा पैसा वापस लौटा दीजिए। सोनी जी, आप टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करिए, वो पैसा जरूर लौटा देंगे आपका। 718 ऐड हो गया है तो बैच आप लिए होंगे ऑनलाइन, तभी ऐसा हुआ होगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम थोड़ा सा ये ग्रुप में शेयर कर दें, है ना, ताकि सभी लोग को जानकारी मिल जाए कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, सभी लोग को जानकारी मिल जाए क्लास स्टार्ट हो गई है। बस 1 मिनट लगेगा इसको शेयर करने में। कॉपी लिंक और व्हाट्सएप, और यहाँ से आपका लक्ष्य प्रैक्टिस बैच वाले को शेयर कर दिया जाए। उसके बाद मेन बैच में शेयरिंग कर दिया जाए। चलिए, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करिए, जुड़िए, जल्दी जल्दी शेयर करिए, जुड़िए। कहाँ गया? टेलीग्राम, फिजिक्स बाय इंजीनियर प्रिंस गुप्ता सर। चलिए सर, प्लीज हमारा हेल्प कर रहे रहे हैं कुछ पैसा लौटाने में। ठीक है, बोल दिया जाएगा सोनी जी, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यही जो मिक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, ठीक है ना। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, लिखा हुआ है कि एक ब्लॉक, अ ब्लॉक इज लाइंग स्टेशनरी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन of the coefficient of the friction mu and the angle theta. If theta slowly increases, the frictional force will be, यानी बोल रहा है कि मान लीजिए ये इंक्लिनेशन है। क्या है? सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सर मुझे स्टेट का तैयारी करना है, कैसे करें? आप इस सेशन में जुड़े रहे, आपका तैयारी होता रहेगा। यहां से अगर हम बात करें, देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा है ना, ये जो क्वेश्चन पूछा है, यहां पे ये इंक्लिनेशन है, यहां पे ब्लॉक रखा गया है, इस पे यहां पे कोई ब्लॉक रखा गया है। अब ये ब्लॉक अभी स्थिर है, नहीं आपका मूव कर रहा है, ये आपका रेस्ट में है, स्टेशनरी है। अब बोला कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो ये वाला एंगल बन रहा है, यहां से देखिएगा ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। यानी कि ये कितना एंगल पे इंक्लिनेशन, ये पहले शुरू में दिया है थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन है। उस समय आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं मूव कर रहा, नहीं स्टेशनरी है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाया गया, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाया गया, तो आप बताइए कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, तो यह घर्षण बल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा? ये आपसे पूछा गया है। यानी थीटा बढ़ाने के साथ साथ आपसे पूछा गया है
कि जो आपका घर्षण बल लग रहा है ना, वो घट रहा है, बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि घर्षण जो है, घर्षण बल क्या है। तो जब भी आप बात करिएगा घर्षण के लिए, घर्षण की बात करिएगा, घर्षण की, यानी आपकी बात हो रही है किससे, आपकी बात हो रही है फ्रिक्शन से। ये आपका फ्रिक्शन है, ये क्या है, आपका फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का मतलब होता है टू अपोज, टू अपोज, टू अपोज, अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, या टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव मोशन। या तो उसकी टेंडेंसी होगी या वो अपोज करेगा, यानी टेंडेंसी, अपोज करने की टेंडेंसी, ठीक है, या उसको अपोज करेगा तो टेंडेंसी भी हो सकती है रिलेटिव मोशन को। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी घर्षण की बात होगी तो यहां पे ये रखा गया है, हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये इस दोनों, इसके जो मूव कर रहा है तो ये वाला सरफेस और इसके सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, जो सापेक्ष गति हो रहा है, उस सापेक्ष गति को, उस सापेक्ष गति को क्या करे, अपोज करे या अपोज करने की टेंडेंसी रखे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स एक तरह का अपोजिंग फोर्स है। क्या है, अपोजिंग फोर्स है। वो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है ना। और हर हमेशा, हमेशा ये किधर लगेगा, तो जिधर आपका रिलेटिव मोशन है, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन है, उसके ऑपोजिट ही लगेगा। जैसे अभी गाड़ी इधर मूव कर रही है तो अपोजिट फोर्स इधर लगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया। अब ये इधर मूव कर रही है, अब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, तो इसका डायरेक्शन हर हमेशा रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। या टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशंस जो है ना, उसके, यानी कि उसके, ये मान लीजिए हमने इधर फोर्स लगाया और ये आपका क्या कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये मूव नहीं करेगा, तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स, हमने जैसे ही फोर्स लगाया तो ये आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ये जो आपका इसके दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ये रोकने की कोशिश करेगा, है ना, आगे नहीं बढ़ने देगा। तो जो आगे नहीं बढ़ने देगा वही क्या कर रहा है, आपको अपोज कर रहा है, और अपोजिंग जो फोर्स है वही क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। तो यहां से जब भी हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे तो देखिए, फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात होती है तो दो तरह के हम बात करेंगे यहां पे। एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है ना। एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है जो आपका स्थिर घर्षण बल है, स्थिर घर्षण बल है, ठीक है ना। अब इसी में मेरे भाई आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं कि एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो जब भी हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, जब भी हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वो मैक्सिमम वैल्यू जहां पे जस्ट बॉडी मूव करने वाली हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और दैट फोर्स इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, यानी कि सीमांत घर्षण बल है। क्या है, सीमांत घर्षण बल है। तो यहां पे जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसकी मैक्सिमम की बात कर दें, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि सीमांत घर्षण बल बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, सीमांत घर्षण बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमांत घर्षण बल हो जाएगा।
ये कब होगा? ये आपका जस्ट टू मूव, बॉडी क्या हो, जस्ट टू मूव होने वाली हो तो सीमांत घर्षण की बात होती है। यानी कि जिस वैल्यू पे बॉडी क्या हो, जस्ट टू मूव हो, जस्ट टू मूव हो, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, सीमांत घर्षण बल है। तो यहां पे बॉडी क्या होगी, ये बॉडी जस्ट टू मूव होगी, जस्ट टू मूव, है ना, ये जस्ट टू मूव होगी। यानी कि आपका बॉडी, आपका जो बॉडी है वो जस्ट मूव करने वाली है, और जिस वैल्यू पर मूव करेगी वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सीमांत घर्षण बल हो जाएगा। अभी एक फिगर बना के ये तीनों कंडीशन को मैं समझाऊंगा। यहां पे आपका आ जाता है स्टैटिक के बाद आपका जो गतिज है, डायनेमिक आप बोल सकते हैं, है ना, या काइनेटिक भी बोल सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। ये आपका गतिज घर्षण बल है, जब भी हम लोग गतिज घर्षण बल की बात करेंगे, ठीक है ना, काइनेमेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होता है, यह भी ध्यान में रखना है। एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात हो गई तो वो कांस्टेंट होगा, तो ये वैल्यू जो होती है ये कांस्टेंट होती है, और किसके बराबर, तो यहां पे अगर हम बात करें एफके की, अगर बात करें तो ये म्यू काइनेटिक इंटू एन होता है। और जब भी हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं तो ये फ्रिक्शन फोर्स, जब इसकी बात करेंगे, स्टैटिक की बात करेंगे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। कंडीशन है भाई मेरे, ये कंडीशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने जितना फोर्स आपने लगाया, अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो आपने जो फोर्स लगाया वही आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, और ये आपका वेरिएबल होता है। आइए ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। यहां पे जब भी बात करिएगा ग्राफ का, तो देखिए ये आपका ग्राफ है ना, यहां से ये ऐसे चला और यहां गया और ये कांस्टेंट हो गया, तो ये आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, ये आपको दिख रहा है। तो ये वैल्यू यहां से जब आगे बढ़िएगा ना ये, तो ये आपका के होता है एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। और यहां से जब इसकी बात करिएगा तो ये एफ एल होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। और यहां से यहां तक की वैल्यू की बात करिएगा तो ये आपका क्या हो जाता है, एफ एस होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात की जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये आपका वेरिएबल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। ये कब की बात है तो जान लीजिए, जब भी आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं तो आपका जो अप्लाइड फोर्स है, एफ अप्लाइड है, एफ अप्लाइड जो फोर्स है अगर ग्रेटर देन एफ एल हो गया और एफ अप्लाइड जो है वो लेस देन क्या हो, एफ एल हो, तो जब भी एफ अप्लाइड लेस देन एफ एल होगा, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से अगर आप कम बल लगाइएगा तो गाड़ी कभी नहीं आगे बढ़ेगी। और जब गाड़ी कभी नहीं आगे बढ़ेगी तो वहां कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो वहां स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्थिर आपका घर्षण बल लग रहा है। तो इस कंडीशन में आपका स्थिर घर्षण बल की बात करता है, स्थिर घर्षण बल की बात करता है, स्थिर घर्षण बल की बात करता है, ठीक है ना। तो ये सारा एक निचोड़ है और इस निचोड़ पर और ये जो कंडीशन है ये क्या है, तो ये कंडीशन आपका किसके, काइनेटिक के लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये कंडीशन है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। तो ये सारा एक तरह का निचोड़ हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आप यहां पे ध्यान से देखिए, बोला गया है कि एक आपका इंक्लाइंड प्लेन है, तो मान लीजिए ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, क्लास से रहते तो यहां पे मेरा जो एक्सपेरिमेंट का सामान है आया नहीं तो मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके भी बता देता। यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और यहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहां पे क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी, जैसे अगर हम बात करें तो इधर हर हमेशा डाउनवर्ड क्या रहेगा,
तो ये mg लगेगा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin थीटा। अब ये बॉडी का, ये जो आपका बॉडी दिख रहा है, ये बॉडी का टेंडेंसी है नीचे आने का। इस बॉडी का टेंडेंसी क्या है? नीचे आने का, ठीक है ना। और जब नीचे आएगा तो ये आपका ये ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा और बॉडी रुका हुआ है। ये बॉडी क्या है? रुका हुआ है। तो जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो आप जानते हैं कि ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। तो एन रुका है तो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। और यहां पे एफ इक्वल टू क्या जानते हैं? म्यू इंटू एन होगा। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एन होगा। और जब म्यू इंटू एन होगा तो यहां पे हम लोग म्यू की एन की वैल्यू रखेंगे तो देख लीजिए क्या हो रहा है। म्यू एन की वैल्यू रखने पे क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। अब थीटा बोला कि थीटा के मान बढ़ा रहे हैं। थीटा की मान बढ़ाने पर कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। थीटा की मान बढ़ाने पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? घटती है। जब कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी तो उस कंडीशन में आपका फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा? घटेगा। बिकॉज ऑफ थीटा आप बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? घटेगी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा घर्षण बल क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा और ऑप्शन नंबर ए होगा। गुरुजी ए पर आज क्लास होगी क्या? हाँ, ए पर आज क्लास होगी। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। सर्कल ये क्लास डेली होती है इस टाइम। बिल्कुल ये क्लास डेली होती है इस टाइम, है ना। तो ये सारे चीज मुझे लगता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्लियर हो गया होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्लियर हो गया। जो चाहिए मैं सारा कुछ आपको बता दिया। और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स का क्वेश्चन था, है ना। और ये आपका देखिए एनबीएस पीजीटी 2019 में पूछा हुआ है और यूपी टीजीटी साइंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सर, आप हमेशा इसी तरह स्वस्थ रहें। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोला है क्या? बोला है कि एक गोला जिसका उसके गुरुत्वीय केंद्र के परितः जरूरत आघूर्ण आई और आपका एम मात्रा है, ठीक है ना। यह क्षैतिज तल पर बिना फिसले लुढ़क रहा है तो घूर्णन गतिज ऊर्जा एवं कुल गतिज ऊर्जा की बात कर रही है। तो देखिए मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन शायद मैं कराया हूं कभी ना कभी, ये मुझे याद आ रहा है। यहां पे ये पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। लाइव बड़ा कम है, प्लीज शेयर करिए भाई, शेयर करिए। आप लोग के लिए मेहनत किया जाता है तो शेयर करिए जरूर। इतना तो काम कर ही सकते हैं, है ना। इतना काम करिए आप लोग, कम से कम शेयर तो करिए, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग यहां पे गोला जिसका उसके गुरुत्वीय केंद्र से परितः जरूरत आघूर्ण और ये आपका दिया गया है। अब यहां पे आपसे क्या पूछा है? देखिए ये डायरेक्ट आपको याद करने के लिए भी दिया जाता है और आपको बोला जाता है बना कर दिखाइए। तो यहां पे जब भी आप टोटल एनर्जी की बात करिएगा, टोटल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आप प्लस ऐसे लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन आप प्लस रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है ना। ये आपका आएगा। और दूसरा आपसे पूछा है रोटेशनल के बारे में, तो यहां पे मैं इसको यहां पे मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। कहां मैं लिखूं? यहां मैं लिख लेता हूं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ये आपका जो आएगा ये आपका हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से मैं मेरे भाई अगर बात करूं तो ये आपका लुढ़क रहा है, ट्रांसलेशन है, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस
इसको हम लिखें तो हाफ, और ये आपका क्या है, तो आपका गोला है, ठीक है ना। तो गोला है तो ये आ जाएगा कितना, 2/5 mv²। और यहां से अगर हम बात करें ओमेगा को, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। क्या होता है, आर ओमेगा होता है ना। तो जब आर ओमेगा होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू v²/r हो जाएगा, ये mr² हो जाएगा। तो यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये ओमेगा² है ना, तो यहां से इसकी वैल्यू v² हो जाएगी। तो हाफ mv² आप प्लस ये 2 1/5 mv² हो जाएगा। यहां से अगर करिएगा तो mv² इधर आ जाएगा, ये आपका कितना, तो इसको हम करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और इतना ये 5 दूनी 10 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 दूनी 10, और ये आपका 2, ये आपका आ जाएगा। यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/10 mv² आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका टोटल एनर्जी आया, क्या आया, टोटल एनर्जी आया, ठीक है ना। क्या आ गया, टोटल एनर्जी आ गया। सर ऑफलाइन क्लास कितने बजे से है, बोले हैं ऑफिस में 10 से 12 AM है, क्या सही बात है। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस 10 से 12 AM, 10 से 12 PM लिखेंगे, 12 बजे के बाद PM, रात में 12 हम लिखते हैं तो AM में लिखते हैं, तो 10 से 12 PM है, यानी कि 10 बजे AM से 12 बजे PM तक, 10 से 12, ठीक है ना, 10 से 12 ही है, ठीक। चलिए, तो ये आपका आ गया टोटल। अब यहां पे रोटेशनल की बात कर ले, क्योंकि घूर्णन की बात कर रहा है, तो हाफ आई के जगह हम लोग सीधा सीधा ये लिख लेते हैं, 2/5 mr², और ओमेगा² इसको v² लिख देते हैं, तो ये कट जाएगा 1/5 mv² आ जाएगा। पुट कर देते हैं, आपको टीई बटा में क्या पूछा है, बटा में पूछा है आपका के आर रोटेशनल पूछा है, तो 7/10 और बटा में कितना, 1/5 हो जाएगा, इंटू mv², और बटा में mv², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे भाई, बचेगा यहाँ पे 7/10 अगुने 5/1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, फिर देख लेते हैं। पूर्ण गतिज ऊर्जा, अच्छा ये उल्टा पूछा है भाई, ये नहीं होगा, ये क्या है, आपका उल्टा पूछा है। आपसे पहले घूर्णन घूर्णन का रेशियो यानी के रोटेशनल बाय के टोटल पूछा हुआ है, तो ये पलट जाएगा, 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो ये 7, ये याद रखना है। मैंने देखा कि कहीं क्वेश्चन ये तो नहीं है, सी नहीं होगा मेरे भाई, विनोद जी सी नहीं होगा, क्योंकि 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 ये आपसे घूर्णन गतिज ऊर्जा एवं कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है, हमने निकाला क्या से, टोटल बाय घूर्णन, यानी कि कुल गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा का अनुपात 7:2 होगा। लेकिन यहां पे उल्टा पूछा हुआ है, घूर्णन गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा के लिए होगा, तो डी होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ा गड़बड़ हो जाता है रेशियो में, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी पीजीटी में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। गैसों के गतिज सिद्धांत में एक आदर्श गैस के द्रव्यमान एवं एक अणु बर्तन की दीवार से भी वेग से टकराती है, तो अणु का रेखीय संवेग आपको बताना है। फटाफट बताइए, बस पानी में पीकर आ गया।
चलिए बताइए क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा? नेत्रपाल सिंह जी। सर जी बहुत स्टेट में बीएड अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा। सर जी बिहार स्टेट में बीएड अपियरिंग वाले को मौका मिलेगा। ये नवीन सर से एक बार ऑफिस में कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे हम लोग का उतना ये नहीं रहता है। बस हम लोग का काम है पढ़ना और पढ़ाना, नवीन सर का काम है कि शोध करना, ठीक है ना। वो शोध करते रहते हैं कहाँ क्या लग रहा है, क्या क्या होगा, ठीक है ना। ये इस चीज को रखिए। चलिए तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ मास ऑफ आइडियल गैस कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल विथ वेलोसिटी v, ठीक है ना। v वेलोसिटी के साथ ये टकरा रहा है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए वो मैं दीवार मान लेता हूं। ये भाई तू काहे भाग रहा है, इधर आओ। ये दीवार है, इधर ये दीवार से इधर जा रहा है, यहां गया टूं, टकरा गया, और टकराने के बाद टी इधर आ गया, है ना। तो ये v वेलोसिटी से टकराया, वापस आ गया। अगर इसको ये जाने वाला रास्ता इधर वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इधर वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो जब ये पॉजिटिव और निगेटिव है तो इसका मोमेंटम हम देखें तो m इंटू वी हो जाएगा प्लस में, और इसका मोमेंटम देखें तो माइनस m इंटू वी हो जाएगा, ठीक है ना। ये पार्टिकल है टुंग, टकराया, टकराने के बाद टुंग इधर आ गया। तो ये जब टकराया और इधर आ गया तो क्या होगा, इसमें आप निकालिएगा चेंज इन मोमेंटम। तो ये इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम। तो जब आप करिएगा चेंज इन मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, एम मोमेंटम पी, चेंज इन मोमेंटम जो है डेल्टा पी, ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हो जाएगा। अब पी फाइनल मेरे भाई क्या है, माइनस एम बी, और पी इनिशियल आपका एम बी है, तो ये माइनस 2mv हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका जो चेंज इन मोमेंटम लिख लेगा, ठीक है ना। अनुरेखीय संवेग की अगर हम बात करें तो संवेग जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, संवेग जीरो नहीं होगा। क्या हो जाएगा संवेग, तो संवेग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -2mv, और नेत्रपाल सिंह जी का सही है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जीरो बहुत कोई बताया है लोग, है ना, जीरो नहीं होगा। कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि द्रोणा 2 बैच है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, बड़े आराम से सुनिएगा। इसमें बोला गया है कि 25 मीटर पर सेकेंड से गतिमान बेसबॉल को बैट से मारने पर 35 मीटर पर सेकेंड गति से विपरीत दिशा में जाती है, ठीक है ना। यदि प्रतिघात ये आपका 0.010 सेकेंड के लिए था तो प्रतिघात के समय उस बल का त्वरण पता कीजिए। यानी कि आपका बोला गया जो इंपैक्ट लगा, ठीक है ना, जब आपका बल आया, जुम किया और फिर बाहर गया, यानी ये जुम बैट से टकराया, जुम बाहर आया, तो ये जब बैट से टकरा रहा है और बाहर आ रहा है, क्या दल बदलू, बाकी दल बदलू है। अरे महताब आलम जी, कौन दल बदलू है जी, ठीक है ना। तो ये अगर मैं बात करूं यहां से, तो बेसबॉल, ये आपका बेसबॉल है, ये क्या है आपका बेसबॉल है। ये बेसबॉल आ रहा है, जुम यहां आया और ये बैट से टकराया। ये आपका बैट है, बैट बॉल आप खेले ही होंगे। ये क्या हुआ, इस बैट से टकराया। टकराने के बाद ये क्या होगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जुम इधर चला गया, ये इधर आ गया। जब ये टकराया और इधर आया
तो इसका मतलब कि ये आपका वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना है, तो v इक्वल टू है आपका 35 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है कितना, तो ये जा रहा है आपका कितना दिया भाई, 25 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे जो इंपैक्ट पैदा हुआ, कितने समय तक ये इंपैक्ट, यानी कितने समय तक ये टच करके बाहर आया, तो ये टच करके बाहर आया t इक्वल टू कितना दिया है, तो 0.010 सेकेंड दिया गया है। यही फिगर है आपका, यही क्या है आपका फिगर है, और इसी फिगर को ध्यान में रखते हुए आपको करना है, ठीक है ना। तो जब ये फिगर आप ध्यान में रखते हैं, तो यहां से अगर मैं एक्सेशन की बात कर लूं, तो आप जानते हैं कि आपका डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी आपका हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा ए मुझे एक्सेशन ही चाहिए, मान लीजिए एक्सेशन है, ये डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी आपका दिया गया, ये आपका डेल्टा टी है। वी फाइनल कितना है, तो -35 और माइनस कितना 25, अब बटा में कितना 0.010, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम बात करें, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा, डिवाइड बाय 0.010, ये आपका 3 जीरो ऊपर जाएगा, तो ये आपका 3 जीरो हो गया, 1 जीरो, ये 10 बचेगा, तो 1 जीरो से कट जाएगा, तो -60 और 2 जीरो हो जाएगा। इतना आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आएगा। तो ये आंसर क्या है, आंसर नंबर बी है। और ये यूपी टीजीटी फिजिक्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, डी से ए वाले जी नहीं सर का देख के ही मैसेज किए हैं। अच्छा अच्छा, ज्ञान गंगा जी सी नहीं होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा, गणेश जी बी होगा, ठीक है ना। चलिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये समझ में आया ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर हो जाना चाहिए मुझे लगता है, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। टाइम, हाँ ठीक है, टाइम तो अभी है, क्योंकि आज क्लास वाले जानते हैं कि मुझे परेशान बहुत किया जा रहा है, जो प्लम्बर वाले हैं, ठीक है ना, अभी तक सही नहीं हुआ है। टाइम दिए हैं कि आप आ जाइएगा 9 बजे तक। देखिए लिखा है किसी कण का रेखीय संवेग, ठीक है, संवेग दिया है, निम्नलिखित संबंध से है, यानी रेखीय संवेग जो दिया है मेरे भाई, वो आपका संबंध है P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी टी स्क्वायर, ये कुछ संबंध दिया गया है। आगे बोला है जहां t समय है, ए बी नियतांक है, कण पर लगने वाले बल में बदलाव का अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि इस पे जो बल लग रहा है उसके बदलाव का अनुक्रमानुपाती आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए आप जानते हैं कि जब भी आप फोर्स की बात करिएगा, आप जानते हैं कि फोर्स की बात करिएगा, तो फोर्स आप न्यूटन बाबा को याद करिएगा, फोर्स जब भी आएगा तब, और उसमें भी उनके सेकेंड लॉ को भी याद करिएगा कि जो आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम का, ठीक है ना। जब भी आप चेंज इन मोमेंटम की बात करोगे तो उन्हीं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे भाई। तो यहां पे आप फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स आपका निकल के आएगा dp बाई dt, dp बाई dt निकल के आएगा। और जब भी आप dp बाई dt करिएगा तो d a प्लस बी टी स्क्वायर बाई dt, यहां से क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0, इसकी बात हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका b और इंटू में 2t हो जाएगा। तो यहां पे 2bt f इक्वल टू आ गया। तो f क्या है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t का। कभी कभी ये पूछ देता कि एक्सेलेरेशन बताइए किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आप f इक्वल टू क्या लिखते, m इंटू a लिखते, ये क्या हो जाता 2bt आपका आ जाता। तो यहां से अगर a इज इक्वल टू लिखना चाहते 2b बाई एम टी हो जाता, ये कांस्टेंट है
तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होता है। अगर ए के बारे में पूछता तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, और एफ के बारे में पूछ रहा है तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है नेत्रपाल जी, प्रदीप जी का सी नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहां पे देखिए ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना। इसमें आपका बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा। ये बोला है टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:1, यानी कि दो आपका मासेज है जिसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई है। ठीक है ना, क्या दिया गया है? काइनेटिक एनर्जी दिया गया है। तो मैं K1/K2 लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? तो 4:4/1 हो जाएगा। ठीक है ना। देन द रेशियो बिटवीन द लीनियर मोमेंटम विल बी। अब देखिए जब भी हम लोग इसके रिलेशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ½ mv², ½ mv²। मुझे m की कमी लग रहा है तो m/m कर देंगे, तो ये हो जाएगा ½ mv² हो जाएगा। ये m यानी कि p आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम m इंटू v होता है। तो जब भी आप m इंटू v की बात करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ½ m इंटू v को p²/m लिख सकते हैं, यानी कि p²/2m आप लिख सकते हैं। अब यहां से अगर p² की बात की दी जाए तो p² क्या हो जाएगा? ये आपका 2km हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2km आ जाएगा। जब भी 2km आएगा तो p√2km आप लिख सकते हैं, और यहां पे p1/p2 अगर लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? √K1m1/K2m2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से देखिए जब भी आप p1/p2 की बात करिएगा, p1/p2 की बात करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट। किसका अंडर रूट? तो K1/K2 इंटू में m1/m2 की बात होगी, m1/m2 की बात होगी। ठीक है ना। तो जब भी इसकी बात होगी तो यहां पे अगर हम देखें तो K1/K2 4:1 दिया है तो 4 हो जाएगा, और यहां पे इंटू में m1 बटा में m2 हो जाएगा। 4 ये 2 निकल जाएगा, अंडर√m1 बटा में अंडर√m2 हो जाएगा। और इसको अगर लिखना चाहते हैं तो रेशियो में लिखिएगा तो 2 अंडर√m1 रेशियो अंडर रूट क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? p1/p2 आपका आ गया कितना? 2 इंटू अंडर√m1 रेशियो m2 हो गया। ठीक है ना। ये आपका श्याम सुंदर सिंह जी सी नहीं होगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। सभी लोगों का, नेत्रपाल सिंह जी का, सभी लोग का भी हो रहा है, चंदन कुमार सिंह जी शाह जी का भी आ रहा है ना। चलिए तो यहां तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। और जो भी लाइव है, करंट जो भी लाइव है मेरे भाई, आप लोग तो कम से कम रिप्लाई भी तो दीजिए। ABC कुछ भी तो मन में चल रहा होगा, कुछ भी मन में चल रहा होगा, इसका रिप्लाई जरूर दें। ठीक है ना। रिप्लाई दीजिएगा तभी मजा आएगा, रिप्लाई जरूर दें इसका। चलिए आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन रहा ये, अगला क्वेश्चन रहा ये, क्या बोला है? एक लंबे सोलेनॉइड में 200 फेरे प्रति सेंटीमीटर बने हैं जिसमें 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो देखिए मेरे भाई, जब भी सोलेनॉइड की बात करेगा, किसकी बात करेगा? सोलेनॉइड की बात करेगा। तो जब भी सोलेनॉइड की बात होगी आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। दो चीजें क्या है? ये आपका सोलेनॉइड है, ये क्या है? सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड की बात करिएगा तो देख लीजिए, आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है। ठीक है ना। ये क्या हो गया? आपका सोलेनॉइड हो गया। ठीक है ना। जब भी सोलेनॉइड की बात करिएगा, जब भी सोलेनॉइड की बात करिएगा, ठीक है ना, जब भी आप सोलेनॉइड की बात करिएगा
और यहां से मैं इसको यहीं से बाहर निकाल लेता हूं। जब भी आप सोलेनोइड की बात करिएगा तो इसके इनसाइड, बी इनसाइड की अगर बात करें तो ये होता है म्यू नॉट एन आई। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? म्यू नॉट एन आई होती है। सर साउंड बैंड हो जाता है बीच बीच में, साउंड काहे बैंड हो रहा है? नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना सर, बना के भी गलत हो जा रहा है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज तो आप लोग को सीखना है भाई, यही से सीखना है। बी इनसाइड होता है म्यू नॉट एन आई। ये है ना एन की जो वैल्यू है ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एल है, लेंथ है, ये आपको दिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा, अगर इसके इंड के एक्रॉस की बात करें, किसके बात करें? इसके इंड के एक्रॉस की बात करें तो ये होता है हाफ म्यू नॉट, यानी म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना, आधी हो जाती है। अगर इस दोनों का रिलेशन देखा जाए तो ये दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा? बी इंड, इंड के क्रॉस की बात करें तो हाफ ऑफ, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? बी इनसाइड। तो यहां पे जो बी इनसाइड है ना, ये 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? बी इंड, इंड हो जाएगा। यानी कि इनसाइड में क्या हो जाएगा? जो इनसाइड में है ना, इनसाइड में अगर हम बात करें तो इनसाइड में ये बी इंड का, यानी कि जो आपका इंड पे है, इंड पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा उसका 2 गुना, अगर ये 2 होगा तो ये बी इनसाइड 4 हो जाएगा। तो यानी से यहां से क्वेश्चन बन सकता है इसके बीच के रिलेशन की अगर हम बात करें तो इसके बीच के रिलेशन क्या हो जाएगा? ये होगा कि आपका जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक यानी कि केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र इंड के, इंड से 2 गुना होगा, 2 गुना होगा, ठीक है ना, 2 गुना होगा। दूसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं थ्रू आउट उसके सेंटर की बात करूं, उसके केंद्र की बात करूं, तो थ्रू आउट किसी भी सोलेनोइड के थ्रू आउट उसके सेंटर या उसके केंद्र की बात होती है। तो थ्रू आउट सेंटर की अगर बात करें, थ्रू आउट सेंटर की बात करें तो सेंटर की अगर हम बात करते हैं, थ्रू आउट सेंटर, ये आपका कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। या आप बोल सकते हैं कांस्टेंट होगा या समान होगा, समान होगा, ठीक है, समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। इतना कुछ आपको दिया रहेगा, ये सब ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन फिलहाल यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है उसके केंद्र पर क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि बी इनसाइड, केंद्र की अगर बात करें, सेंटर की बात करें तो म्यू नॉट एन बाई म्यू नॉट एन आई आप लिखिएगा। और इस एन की वैल्यू दी गई है कितना? तो ये आपका 200 फेरा सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर 10⁻⁻² मीटर आपका हो जाएगा, 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इतना आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो म्यू की वैल्यू आपका दिया गया, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन की वैल्यू आपका 2, ये आपका हो जाएगा। भाई तुम ऊपर जाओ। इंटू में आई कितना दिया गया? 2.5 एम्पियर का। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, मैं कर लेता हूं और आपका आंसर बता देता हूं कि क्या हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लीकेशन अगर की जाती है, ठीक है ना, 4 पाई और ये आपका क्या हो जाएगा? इतना 4 पाई और 10 टू द पावर, ये 4 पाई हो गया और 2000 हो गया, 2.5 10 4 5 20 20 पाई और 20 पाई को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6.28 आ रहा है 10 टू द पावर -2। 6.28 इंटू 10 टू द पावर -2 आपका आ गया क्या? वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, बी इनसाइड। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। साउंड क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। साउंड ठीक है सर, नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, बीच बीच में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। मेरे भाई ये जो है ये बी इनसाइड
बी इंड और बी इनसाइड आप फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, इस पे क्या करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। और इसके लिए आपका जो आंसर आएगा, आंसर उत्तरदायित्व है वो 6.28 इंटू 10 टू द पावर -2 वेबर, ये आपका आंसर उत्तरदायित्व होगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गणेश जी, श्याम सुंदर जी, प्रदीप जी ये नहीं होगा, ठीक है ना। रानी जी बोल रही है साउंड क्लियर है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग जरूर कुछ सीख रहे होंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये आपका, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया है एक चुंबकीय क्षेत्र के समान पड़ी एक चुंबकीय सुई को 60 डिग्री से घुमाया जाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से समान एक सुई है ना। मान लीजिए कि इसी डायरेक्शन में आपका क्या है, ये सुई पहले रखा गया था, अब इसको क्या किया गया, 60 डिग्री से घुमा दिया गया। ये आपका 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री से घुमाया गया है, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, घुमाने में वर्क इकाई आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें जो वर्क आपको आवश्यकता होगी उसकी बात कर रहा है। और इस स्थिति में सुई को बनाए रखने के लिए मुझे टॉर्क की भी जरूरत पड़ेगी, तो टॉर्क आपको निकालना है। तो यहां पे आप जानते हैं ये क्या होता है, एम बी कॉस थीटा, और टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है, ठीक है ना। ये एम क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट है, एम क्या है, मैग्नेटिक, एम है मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है ये आपका, ये जो हम लोग 2L इंटू एम यानी पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू 2 इंटू पोल, ये 2L क्या है, तो ये आपका दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है, ये दोनों पोल के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। और ये आपका पोल स्ट्रेंथ है, क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो एम आपका पोल स्ट्रेंथ हो गया और ये एम का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। यहां से अगर मैं बात करूं तो आप एक रिलेशन इस दोनों को अगर देखिएगा, तो अगर रेशियो हम निकालते हैं तो W बाई टाउ, क्या पूछा है, टाउ की बात कर रहा है, तो मैं टाउ ही ऊपर लिख देता हूं, टाउ बाई W इक्वल टू एम बी साइन थीटा बटा में एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। यहां से ये कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो टाउ इज इक्वल टू tan थीटा और ये W हो जाएगा, tan थीटा यानी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट रिप्लाई करें। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये फटाफट रिप्लाई करें। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। कोई रिप्लाई अभी नहीं आया है तो मैं ही लिख देता हूं। tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी और ये W हो जाएगा, ठीक है ना। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन की अगर बात करें, ठीक है ना, तो हम लोग डायरेक्शन की बात कर लेते हैं और इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हे भगवान, 1/√3 थोड़े होता है, √3 होता है, 1/√3 थोड़े होगा। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। अगला है आपके सामने ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बोला है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत तथा चुंबकीय बल क्षेत्र में कलांतर निकालना है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे देख लीजिए, इसकी बात होगी तो कुछ इस तरह बात होगी।
ट्वी, ये आपका इधर हो गया, एक आपका इधर हो गया और एक आपका इधर हो गया, ठीक है ना। ये आपका कुछ इस तरह का दिया गया है सरफेस, फेस जो है ये आपका कुछ इस तरह का दिया गया है। अब जब भी आप बात करिएगा तो यहां पे देखिए ध्यान से, ये आपका अगर ये कुछ इस तरह आपका मोमेंट होगा तो इसका मोमेंट इधर होगा, ठीक है ना। फिर इसका मोमेंट कुछ इस तरह होगा तो इसका मोमेंट कुछ इस तरह होगा, थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ, कुछ इस तरह होगा, ऊपर वाला ही गलत हमने बनाया क्या, कुछ इस तरह का मूवमेंट होगा। तो देखिए ये क्या कर रहा है, मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड इधर वाइब्रेट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। और आपका जो वेव प्रोपगेशन है, जो आपका तरंग आगे बढ़ रहा है, तो ये इधर करेगा और ये वाला इधर करेगा, तो ये जुम 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 ऐसे चलेगा आगे। तो आगे आपका क्या हो रहा है, वेव प्रोपगेट हो रहा है ना, और इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये, तो ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन है वेव प्रोपगेशन का, ये डायरेक्शन क्या है, वेव प्रोपागेशन, ये वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है। और इधर आपका क्या है, तो इधर आपका ये मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इधर आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है, तो जब फेज की बात होती है तो फेज कितना हो जाएगा आपका, π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेज आपका π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल नेत्रपाल जी आपका सही है, बिल्कुल सही है ना, फेज क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और सभी लोगों का सही है, सभी लोगों ने आपका सी बताया है ना, तो इसके लिए सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है आपका, बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके कारण प्रोड्यूस होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका आंसर मुझे लगता है कि सभी लोग देंगे, इसका आंसर सभी लोग देंगे, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग देंगे। बी, हिमांशु जी का बी आ रहा है, और फटाफट ये आंसर दीजिएगा तब भी आगे बढ़ेंगे, ये आंसर आप लोग को देना होगा, गलत या सही। नेत्रपाल जी का सी आ रहा है, मेहताब जी का बी आ रहा है। चलिए अब ध्यान से ये टेबल जो मैं बना रहा हूं उस टेबल को याद रखिएगा। यहां पे है मोशन यानी मूवमेंट, चार्ज के बारे में, चार्ज की कहानी है, यहां पे चार्ज की हम बात कर देते हैं। ये आपका चार्ज है, ठीक है ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, पहला आपसे ये बोला गया कि चार्ज एट रेस्ट, आवेश किस में हो, आवेश जो है, आवेश रेस्ट में हो, रेस्ट में हो यानी विराम में हो। जब भी आवेश विराम में होगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये दोनों नहीं होता है,
सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये नहीं होता है। सर पैड बैच में कौन सा चैप्टर चल रहा है? पैड बैच में वेव्स ऑप्टिक्स चल रहा है। आप देखिए सभी लोग जुड़े हैं, हिमांशु मिश्रा जी, मेहताब जी, सभी लोग बता रहे हैं वेव ऑप्टिक्स चल रहा है। दूसरा अगर हम बात करें, ये आपका वेव ऑप्टिक्स ये समाप्ति नहीं है, ये शुरुआती है। ऑप्टिक्स से ही हम शुरुआत किए थे, है ना सुमित जी, ऑप्टिक्स से ही शुरुआत हुई थी। तो ये आपका उसका रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हुआ है, वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, तो उसका एक्सेस आपको मिलेगा, तो उसमें सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं। आवेश रेस्ट में है, उसके बाद आवेश का मोमेंट हो रहा है, आवेश कांस्टेंट v इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेग के साथ चल रहा है। जब कांस्टेंट वेग के साथ चलेगा, ठीक है ना, चार्ज मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेग के साथ चलेगा, तो आपका ये दोनों प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगा। जब चार्ज आपका, तीसरा कंडीशन ये है कि चार्ज क्या हो, आवेश की अगर बात करें तो आवेश क्या हो जाए, एक्सेलरेटेड हो जाए, एक्सेलरेटेड हो जाए यानी त्वरित हो जाए, त्वरित हो जाए, यानी कि v डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट हो, v आपका कांस्टेंट नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और आपका ये भी बनेगा। तो आप बताइए अब आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए अब आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के कारण, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के कारण आपका क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका था पूरा ये क्वेश्चंस आज का। और मैं बता दूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक बैच आपका द्रोणा है, इस द्रोणा के साथ आप जुड़ सकते हैं। एक बैच द्रोणा है, इस द्रोणा के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसमें पूरे बेसिक से आपका क्लास होती है और एडवांस लेवल तक क्लास होती है। आपको अच्छे से समझाया जाता है, इरिटेट वाली बात नहीं है, अच्छे से समझाया जाता है ना। आपको एक बार नहीं, आप कितनों बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो जायज क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका, इसमें आपका डीपीपी होता है ना। उसके बाद एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ये सारे चीज आपको इसमें कराए जाते हैं, है ना। इसका मात्र 999 फी है। और साथ ही साथ इस बैच में आपको कॉमन पेपर जो आपका 40 नंबर का है, कॉमन पेपर का भी एक्सेस दे दिया जाता है, ताकि आप देख सकते हैं। आज क्लास होगी सर 10 AM पर, नहीं आज क्लास नहीं होगी, उसके लिए मैसेज मैं करूंगा, शाम में मैं क्लास लूंगा, ठीक है ना, जो क्वेश्चन वाली क्लास होगी। उसके बाद एक आपका ये है प्रैक्टिस बैच है, जिनका तैयारी हो चुका है वो मेरे साथ जुड़कर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका क्वेश्चन जो है, ये आपका क्वेश्चन 4500 नहीं 4500 प्लस क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसके साथ जुड़कर अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, अपने बैच को, अपने जो क्वेश्चंस है, जो कंसेप्ट है, और बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये आपके 2 बैचेज है, और ये 2 बैचेस को, 2 बैचेस से आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अगर दोनों से जुड़ना चाहते हैं तो दोनों से जुड़ सकते हैं, अपने तैयारी को बुलंद कर सकते हैं। जो एस्टेट का एग्जाम, जिनका ये एस्टेट आने वाली है, वो अगर उसके लिए है तो उसके लिए मैं यूट्यूब पे क्लास लूंगा। अगर उनको, अगर बीपीएससी या आप, ये जो बैच है ना, इस बैच की खासियत ये है कि आपका बीपीएससी, टीआरई, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, उसके बाद एनबीएस, केबीएस, इस सारे में जो रेलवे वाले अभी एग्जाम होने वाले हैं, उस सारे के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट बुक कब आएगा सर जी? अब मुझे भाई पता नहीं, वहां से कोई मुझे इंफॉर्मेशन नहीं आया हुआ है, तो ये मैं नहीं बता सकता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, सेवा समाप्त करने का टाइम आ गया है ना। तो फिर कल आपकी क्लास इसी समय 8 से 9, ये पर डे चलती है, सैटरडे हो या संडे हो, ये आपका क्लास चलता रहता है। हाँ, किसी दिन अगर एक आध दिन मंथ में अगर ब्रेक हुआ तो किसी कारण बस होता है, ऐसा क्लास ही चलते रहता है। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर तैयारी को और बढ़ाइए। यानी कि दोस्त से मिलने का मतलब यह है कि आप दोस्तों को साझा करिए और मिलकर पढ़िए, जम के पढ़िए, है ना।
और अपना सिलेक्शन लीजिए और अच्छे स्कूलों में जाकर आप ज्वाइन करिए और बच्चे के भविष्य को संवारिए, है ना। और मैं एक और बात बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन कल के क्लास में बताऊंगा, ये सस्पेंस रहेगा। कुछ अनाउंसमेंट है जो कल के क्लासेस में किया जाएगा, ठीक है ना, तो ये सस्पेंस रहेगा, क्या अनाउंसमेंट है, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई ऑफर नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, कोई ऑफर नहीं है। यहां तक कि ऑफलाइन का फीस बढ़ गया है, 6500 हो गया है। ऑफलाइन का फीस बढ़ गया है, 6500 हो गया है।